नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 18 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री जी के भाषण में एक चीज़ और था जिसे मुझे कवर करना था। कल आधा हिस्सा हमने कवर किया था, डेटा वाला पोर्शन मैंने कवर किया था। आज उसके आगे का हम लोग करेंगे। भारत जो नासा के मून मिशन में शामिल हुआ है उसे भी ज़रा समझेंगे कि क्या है उसके निहितार्थ, क्या भारत को प्राप्त होगा और क्या चीज़ें हमें समझना पड़ेगा, संभल करके करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी 2 से 3 टॉपिक होंगे जिसे हम लोग करेंगे। अचीवर ग्रुप फिर से मैंने शुरू कर दिया है, जिन्हें जुड़ना हो जुड़िएगा। 25 अगस्त तक स्पेशल प्राइस पर आपको मिल जाएगा। डेली शाम में कुछ सवाल प्रैक्टिस करने को आपको मिलते हैं, साइंस के या अलग अलग सब्जेक्ट का भी मैं दूंगा। टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन्हें जुड़ना हो मैसेज करें और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, तो हेडलाइन पॉलिटिकल है, अपने काम का नहीं है। हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट न्यूज़ से, जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए आज का सबसे पहला टॉपिक कौन सा, सप्तधारा के बारे में है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सप्तधारा शब्द की चर्चा की और 7 ऐसे पिलर्स बताए उन्होंने जिसके आधार पर भारत की जो ग्रोथ है वो आगे होगी। हर बार ही उनके भाषण में पंचामृत, सप्तधारा, लेकिन साल भर जाते जाते ये चीज़ें कहीं और गायब हो जाती हैं। प्रायोरिटी लिस्ट फिर अगले साल कुछ और हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बंधा हुआ है, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के ट्वीट से भी बीपीएससी ने सवाल पूछ लिए थे, तो क्या पता ये सब चीज़ें पूछ ले। मेंस एग्जामिनेशन का मुख्य रूप से है ये हिस्सा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये 7 के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व हो सकते हैं, या इन 7 क्षेत्रों में भारत ने किस प्रकार से बेहतर काम किया है। इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, इसीलिए इसको ध्यान से करना है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया उन्होंने। इसमें पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया है। वंदे मातरम ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। कई बार होता क्या है, मैंने ग्रुप में भी और सभी जगहों पर पोस्ट भी कर दिया था टेलीग्राम पर। कई बार होता क्या है, ख़ासतौर से यूपी वाले क्या करते थे, पहले जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते आपसे पूछते हैं, ऐसे ही पूछ देते रैंडम कि सारा कुछ पढ़ के आए हैं आप, चलिए प्रस्तावना सुनाइए। तो आप पढ़ के सब्जेक्ट गए होते हैं, लेकिन वो आपसे प्रस्तावना पूछ लेते हैं। ये स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करने का तरीका होता है। उनको भी पता होता है प्रस्तावना नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़े बहुत फैक्ट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो वंदे मातरम का भी वैसा ही है। पूरा मैं नहीं बोलूँगा कि याद हो आपको, लेकिन हाँ ध्यान में होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, और अगर कोशिश करेंगे याद कर लेंगे तो भी बेहतर रहेगा। वंदे मातरम को अब राष्ट्रगान जैसा ही अनिवार्य कर दिया गया है। सम्मान के लिए भी खड़ा होना है और 3 मिनट तक वो धुन सरकारी कार्यक्रम से पहले बजाए जाते हैं। इस संबोधन भारत की क्षमताओं को सुदृढ़ करने 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए सप्तधारा, सामर्थ्य की 7 धारा की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में सामर्थ्य की 7 धारा शब्द से उन्होंने बताया है। यह घटनाक्रम 2022 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में रेखांकित 5 प्रण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए व्यापक मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान करने के लिए पंचामृत शब्द का उपयोग करके उन्होंने 2022 में 5 बताए थे प्रायोरिटीज़, अब 2026 में 7 बताए हैं। ठीक है, इसे आपको समझना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें सप्तधारा में शामिल है। सबसे पहला है रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थाओं के रिफॉर्म, पॉलिसी में रिफॉर्म। ये 2 बड़े स्तर पर हमें आवश्यकता है कि अगर हम वाकई देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें हर स्तर पर रिफॉर्म करना। रिफॉर्म का तात्पर्य क्या होता है, रिफॉर्म और कंस्ट्रक्ट 2 अलग अलग शब्द होते हैं। किसी चीज़ को बिल्कुल स्क्रैप से बनाना अलग होता है, और एक होता है कि प्रणाली हमारे पास बनी हुई है उसमें सुधार किया जाए, है ना। रिफॉर्म का मतलब यही होता है। अगर आप लेमैन की भाषा में समझेंगे तो मॉडिफिकेशन, बदलाव हम लोग कह सकते हैं। तो रिफॉर्म जो है वो यही है कि हमारे पास सिस्टम मौजूद है, उसमें कुछ सुधार किए जाए। तो सुधार तो हमें करना ही पड़ेगा, संस्थागत और पॉलिसी दोनों का स्तर पर सुधार करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है हम विकसित भारत की रूपरेखा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड, उन्होंने प्रायोरिटी रखा है मैन्युफैक्चरिंग को। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, भारत जो है विनिर्माण में कितना आगे बढ़ा है पिछले 10 साल में, इसकी रूपरेखा कल मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन जो है किस प्रकार से भारत का बहुत तेज़ी गति से बढ़ा है। जहां मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्टर नहीं, इंपोर्टर हुआ करते थे, अब एक्सपोर्टर बन गए हैं। इसी तरह के तमाम वस्तुएं हैं।
जब भी हम विनिर्माण की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था की सेकेंडरी सेक्टर है ये। सेकेंडरी देखिए, टर्सरी सेक्टर, थर्ड जो सेक्टर है जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, उसमें तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। विनिर्माण सेक्टर जो है ये ऐसा सेक्टर है जिसमें अपने पास संभावनाएं तो हैं, पोटेंशियल तो है भाई, लेकिन हमारे पास इसमें अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पर हम चीज़ों को अपने यहाँ पर बना सकते हैं। और इसके लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? सबसे बेसिक आवश्यकता होती है इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति सरकारों ने नहीं दिखाई थी, इसलिए हम कुछ कुछ चीज़ों का ही मैन्युफैक्चरिंग करते रह गए। स्टील का कर लेते थे और कुछ सामान का कर लेते थे, लेकिन हम मुख्य जो मैन्युफैक्चरिंग होता है आजकल के ज़माने के हिसाब से, जिसको हम लोग इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं या फिर मॉडर्न टेक कहते हैं, उस प्रकार के अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिसको स्थापित करने पर भारत सरकार प्रयास कर रही है। PLI जैसे स्कीम जो है वो इसी सेक्टर के लिए लाया गया है, जिससे क्या हो भाई, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी जैसी चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ा सकें। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, यानी कि देश से बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ। भारत ने 2014 से लगभग 40 देशों के साथ FTA भी किया है। अब ये FTA तभी तो कारगर होंगे जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बूस्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग हमारा मजबूत होगा, तभी तो हम कुछ बेच पाएंगे। नहीं तो फिर हम FTA करके भी इम्पोर्टर ही बने रह जाएंगे। कृषि और खाद्य उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, किसानों को वैश्विक निर्यात बाजार से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे खेत से निर्यात बाजार तक उत्पादों की आवाजाही संभव हो सके। यानी कि थर्ड जो प्रायोरिटी है ये क्या है? ये है प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ। पहला था रिफॉर्म, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। इसके बिना तो न प्राइमरी सेक्टर चलेगा, न सेकेंडरी चलेगा, न टर्सरी सेक्टर चलेगा। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम उसी प्रकार से काम करते रह जाएंगे जिस प्रकार से 20 साल पहले कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही भाई। जेनजी और युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, वही मॉडर्न टेक जितनी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों में भारत को आगे आकर के काम करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया है और सरकार ने ये भी बोला है कि हम बच्चों को फ्री में कोचिंग देंगे। 1 करोड़ युवाओं को गति शक्ति, हाई स्पीड ट्रेन, आधुनिक राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई अड्डे, मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक सिस्टम के माध्यम से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को तेज़ बना रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर रहे हैं, परिवहन क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, हवाई क्षेत्र में हो तो उड़ान कार्यक्रम, रोड क्षेत्र में हो तो NH और बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम जलमार्ग देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वाटरवेज भी बनाए जा रहे हैं। रेलवे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। नीली अर्थव्यवस्था के लिए हम लोग बंदरगाहों को भी डेवलप कर रहे हैं, जिससे हम समुद्री, अंतर्देशीय और अंतर्रादेशीय दोनों प्रकार के हम लोग व्यापार को आगे कर सकें। डिफेंस पावर, कुछ वर्ष पहले तक भारत जहां पर नेट इंपोर्टर हुआ करता था, हम एक्सपोर्टर भी बने हैं। हाल ही हमने आकाश मिसाइल सिस्टम जो है आर्मेनिया को बेचा है। आर्मेनिया इसका प्रदर्शन करते हुए उसने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें हम देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस जैसे मिसाइल खरीदने की लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत सारे देश इच्छुक हैं ब्रह्मोस खरीदने के लिए। नेक्स्ट है रक्षा शक्ति के बाद से हरित और नीली अर्थव्यवस्था। ये ग्रीन और नीली अर्थव्यवस्था तो होनी ही चाहिए भाई। ग्रीन इकोनॉमी के बिना हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारत का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडार, हरित गतिशीलता, हरित विनिर्माण, वैश्विक नेतृत्व को हासिल करना है। शांति अधिनियम 2025 के तहत हमने क्या बोला है कि स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर के माध्यम से देश भर में परमाणु बिजली उत्पादन को अब बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये इसी चीज़ को है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, इन सब चीज़ों पर हम लोग निर्भरता को कम करें और रिन्यूएबल सोर्स की ओर हम बढ़ें, जिससे देश में वातावरण भी सही हो और SDG के हम लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें। पाइप के जरिए गैस वितरण 70 से बढ़ करके 700 शहरों तक 1.75 करोड़ घरों तक पहुंचा है, जिसके कारण से भारी स्तर बचत भी होगा और पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। सबसे अंत में रखा गया है सॉफ्ट पावर। योग, आयुर्वेद, संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, फिल्म, VFX और इत्यादि माध्यम से भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम क्या हैं वास्तविकता में, हम क्या हैं। इसमें हमारा भोजन भी शामिल है, इसमें हमारे रहन सहन, कल्चर, पर्व त्योहार, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म सबको आप शामिल कर सकते हैं। सूफीज़्म, सब कुछ इसमें शामिल है। योग शामिल है, संस्कृति शामिल है, पर्यटन शामिल है। ये चीज़ें क्या होती है, किसी भी देश के रिलेशन को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों के साथ इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने संबंधों को और भी आयाम में आगे बढ़ा सकें, कल्चरल रूप उसे दे सकें। जब भी कोई भी देश कल्चर तौर पर
एकीकरण की ओर बढ़ते हैं या फिर जुड़ते हैं तो उनके बीच में संबंध खराब होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे नेपाल है, जैसे भूटान है, हमारे साथ कल्चरल रूप में जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारे संबंध जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। श्रीलंका है, मालदीव है, ख़राब होते भी हैं तो भी आसानी से हम उसे आगे कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कल्चरल रूप से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि अलग होने की बात तो की ही नहीं जा सकती है, जब तक कि कुछ बहुत ही ख़राब प्रकार की सरकारें न आ जाएं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इन सातों को। इसको सप्तधारा नाम दिया गया है। देखिए, बहुत ही डिटेल आर्टिकल है ये। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमिताभ सिन्हा, और अमिताभ सिन्हा जी ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, नासा मून बेस व्हाट इंडिया विल गेन बाय ज्वाइनिंग। भारत ज्वाइन करके मून पर बेस बन रहा है, उसे ज्वाइन करके भारत क्या करेगा बताइए। अब इसी सवाल को इन्होंने बहुत डिटेल में समझाया है कि क्या करेगा। आपसे भी यही सवाल पूछ सकता है कि भारत नासा के मून बेस कार्यक्रम में जुड़ करके क्या प्राप्त करना चाह रहा है, स्पष्ट करें। लिखिएगा ज़रा बैठ करके इस सवाल को। आज कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, कि जब तक कोई कोचिंग में खड़ा होकर नहीं पढ़ाएगा तब तक नहीं लिखेंगे। सेल्फ स्टडी से बेहतर दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर आपको पढ़ाई की आदत लग गई ना, तो फिर आप दुनिया में आपको कुछ और दिखेगा भी नहीं, है ना। डूबे हैं आज तक कभी पढ़ाई में? कभी डूब करके देखिएगा। जो चीज़ इंटरेस्टेड लग रही है, जैसे मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, मैं लेकर के बैठ जाऊँ तो पता ही नहीं चलता है घंटे कब निकल जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से की जाती है। तो उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा ज़रा। या फिर ये लिखिएगा कि इसरो का अपना मून बेस कार्यक्रम क्यों नहीं है। इसरो अब केवल और केवल मौलिक क्षमताओं को डेवलप करने के लिए काम करता रहेगा, या डीप स्पेस रिसर्च में भी हम प्रवेश करेंगे। मार्स मिशन के बाद हम डीप स्पेस रिसर्च बेस मिशन तो बहुत कम कर रहे हैं। आज भी एक आदित्य L1 है, उसके अलावा कौन सा है? बाकी हम अपने देश की जनता की ज़रूरतों के लिए स्पेस मिशन को डिज़ाइन करते हैं, जो कि बहुत बेहतर चीज़ है। लेकिन हमें अब क्या करना पड़ेगा? हमें अब स्पेस रिसर्च मिशन की ओर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। नासा के साथ अगर हमने सहयोग किया है तो उस सहयोग से कुछ प्राप्त कर रहे होंगे, है ना, कुछ दे भी रहे होंगे। और सहयोग क्यों किया नासा ने हमारे साथ? इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी हमारे साथ क्यों सहयोग करना चाहती है? ऐसा क्या है हमारे पास? ये सब सवाल क्या आपके मन में उठे हैं? नहीं उठे हैं तो उठने चाहिए। कैसे उठेंगे? पढ़ने से उठेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, केवल सिलेबस और फैक्ट के रूप में नहीं, समझने के लिए किसी चीज़ को पढ़ेंगे, तब ये सब सवाल अपने आप दिमाग में आपके आना शुरू हो जाएगा। भारत को नासा के मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का हालिया निमंत्रण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। क्या भारत में इसरो और नासा के द्वारा, क्या दुनिया में इसरो और नासा के द्वारा इससे पहले भी कोई मिशन किया गया है? हाँ, निसार है, निसार मिशन है। ये दुनिया के सबसे कॉस्टली मिशन में से एक है, जिसमें दुनिया के आज तक के सबसे हाईटेक सेंसर्स का उपयोग किया गया है सैटेलाइट में। नासा इसरो एपर्चर रडार मिशन जो करके ऐसे ही है, नासा निसार, इसमें दुनिया के सबसे कॉस्टली और आज तक की सबसे बेहतर क्षमता वाली सेंसर का उपयोग किया गया है। पढ़ा है आपने निसार के बारे में? पढ़ा है तो एक बार और पढ़िएगा, क्या पता मून बेस के कारण से निसार आपसे पूछ ले। ये भी सवाल आपके मन में आना चाहिए था। चलिए देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका बीच अस्थिर संबंधों के बावजूद, थोड़ा सा डिटेल होगा ये, ध्यान दीजिएगा। जब भी कुछ पढ़ना, सीखना, कुछ हासिल करना होता है ना गुरु, तो थोड़ा सा मेहनत लगता है। जीवन में शॉर्टकट अच्छा नहीं होता है हमेशा ही, इसलिए रुक करके, स्थिर होकर के पढ़ना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, समय देना चाहिए। हाल के वर्षों भारत अमेरिका बीच अस्थिर संबंध रहे। क्यों? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बने बनाए जितने पारंपरिक रीति रिवाज के संबंध थे, हमारे साथ ही नहीं पूरे दुनिया के साथ, उसको उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। और अब जो बड़े बड़े स्कॉलर लोग हैं, जानने वाले, वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका में तो वैसे 2 ही टर्म मिलता है किसी व्यक्ति को एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो संशोधन कर सकते हैं वहाँ के संविधान में और 3rd टर्म ले सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप 2028 कैप पहने हुए। ठीक है, तो इससे अंदाज़ा लग रहा है ट्रंप से छुटकारा भी आसानी से नहीं मिलने वाला है। खैर, चलिए समझते हैं इसे। इस अंतरिक्ष साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों को करीब लाना है। यह निमंत्रण अपेक्षित था क्योंकि भारत पहले से आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को लेकर के अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी हमने आर्टेमिस मिशन में ही कर लिया है। शुभांशु शुक्ला जी गए थे, उस दौरान भी आपको बताया था मैंने
कि भारत और अमेरिका के बीच में स्पेस रिलेशन जो हैं ये प्रगतिशील हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? स्पेस मिशन को लेकर के आज भी दुनिया में गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर चीन, अमेरिका और भारत ये सब मिलकर के काम करते हैं। सारे अलग अलग विचारधारा के लोग, लेकिन सब मिलकर के काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पेस में अभी हमने अपने इंसानी झगड़ों को लेकर के नहीं गए हैं। तो इसलिए अगर भारत अमेरिका के साथ शामिल भी हो जाता है इसमें, तो ऐसा नहीं होगा कि रूस के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे या किसी और देश के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये पैरेलल चलता रहता है। ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए था, है ना। चंद्रमा पर बसना मून बेस प्रोग्राम क्या है? पैमाना और महत्वाकांक्षा के मामले में मून बेस प्रोग्राम की तुलना केवल अपोलो मिशन से की जा सकती है। महत्वाकांक्षा और पैमाने के हिसाब से अगर देखें तो ये अब तक के अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े मिशन में से एक होगा। लेकिन मानवता और ग्रह के भविष्य पर इसका प्रभाव कहीं अधिक परिणामी हो सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर एक स्थायी अनुसंधान केंद्र बनाना है। जिस प्रकार से मानव पहली बार, जरा इमेजिन कीजिए, मानव ने पहली बार जब ये सोचा होगा कि हम स्पेस में जाकर के स्पेस स्टेशन बनाएंगे और वहाँ पर रिसर्च करेंगे, तो कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा होगा ये चीज़ सुनने में, कितना ज़्यादा आश्चर्यजनक लगा होगा कि वहाँ पर कोई कैसे रह सकता है। वैसे ही आज हमें क्या लग रहा है कि मून पर जाकर कोई कैसे रह सकता है, लेकिन यही भविष्य है और ये भविष्य साकार होने वाला है कुछ वर्षों में, जहाँ अंतरिक्ष यात्री और रोबोट लंबे समय तक रह सकें ताकि चंद्र संसाधनों की खोज दोहन को सुविधाजनक बनाया जा सके। ठीक है, इंसान नहीं जाएंगे, लेकिन अब अपने पास एआई हैं, एआई द्वारा स्वचालित रोबोट्स हैं जो अपना सारा काम खुद कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उनको बिठा करके रॉकेट में छोड़ दें, वो वहाँ पर जाएँ, लैंड कर सारा काम करें, है ना। इसे कई वर्षों में चरणों में बनाया जाएगा, जिससे संभवतः अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग अभ्यास और सबसे महंगा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट बन जाएगा। 3 चरणीय कार्यक्रम होगा। इन तीनों के बारे में पूछा जाएगा प्रीलिम एग्जाम में। पहला चरण वर्तमान से 2029 तक, दूसरा चरण 2029 से 2032 तक, तीसरा चरण 2032 और उसके बाद यह जारी रहे। पहले चरण में क्या होगा? फोकस ऑन गेनिंग रिलायबल एक्सेस टू लूनर सरफेस, चंद्रमा के सरफेस पर रिलायबल तरीके से एक्सेस को प्राप्त करना। रोबोटिक मिशन इसके क्या करेगा भाई? साउथ पोल का जो हिस्सा है वहाँ पर जाएगा और देखेगा कि यहाँ पर किस प्रकार से काम किया जा सकता है। सेकेंड चरण में नासा विल बिगिन डिप्लॉइंग द फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर का तात्पर्य है लंबे समय के वहाँ पर रहने के लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसका डिप्लॉयमेंट 2029 से 2032 के बीच में किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से किया जाए। ये तो होगा नहीं कि घर बनाया, घर में रॉकेट लगा दिया, रॉकेट उड़ करके गया, चंद्रमा पर घर रख दिया। कार्टून तो है नहीं, ये वास्तविक जीवन है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक एक पार्ट को भेजने के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। थर्ड में नासा विल असेंबल ए परमानेंट लूनर आउटपोस्ट वेयर एस्ट्रोनॉट कैन लिव वर्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। जिस प्रकार से स्पेस स्टेशन में रह सकते हैं, उसी प्रकार से लूनर सरफेस पर भी एस्ट्रोनॉट्स, रोबोट्स, इंसान सब रह सकते हैं। इसको लेकर के थर्ड फेज में सारा कुछ बनाया जाएगा 2032 के बाद, यानी कि अगले 10 वर्षों में हम चांद पर आदमी को बेस बनाते हुए देख लेंगे। हम अपने जीवन में सब कुछ देख करके जाएंगे। आप और हमारी जो जनरेशन है, हमने पिछला जनरेशन भी देखा है, बिना फ़ोन के भी देखा है, बेसिक फ़ोन वाला भी देखा है, स्मार्टफोन टच स्क्रीन भी देखा है, एआई भी देखा, अब मून पर चंद्रमा को बसते भी देखा, कोविड भी देखा, हर चीज़ हमने देख लिया है। नासा का सहयोग की आवश्यकता क्यों है? नासा इस विशाल परियोजना को पूरी तरह से अपने दम पर निष्पादित करने की स्थिति में नहीं है, ना ही वह ऐसा चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इसके बजट में काफ़ी कटौती की गई है। इसके अलावा अधिकांश हार्डवेयर उत्पादन अब निजी क्षेत्र में हो रहा है। नासा सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, निजी उद्योग दोनों भागीदारी को तलाश रहा है और भारत से बेहतर भागीदार उसके लिए नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों जगहों के सिस्टम कम से कम एक ही जैसे हैं। लोकतांत्रिक प्रकार की सरकारें हैं और ट्रस्ट है दोनों देशों के बीच में। भले ही ट्रंप के आने से कुछ भी हो जाए, ट्रस्ट तो एक है ही। 2020 में नासा और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा पेश किया गया आर्टेमिस समझौता सिद्धांत अच्छी प्रथाओं का एक समूह है जिसका भारत ने हस्ताक्षर किया और भारत इसमें शामिल है। 70 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हुए आर्टेमिस पर। जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, इजराइल, कई यूरोपीय राष्ट्र शामिल है। भारत 2023 में 27वें हस्ताक्षरकर्ता के रूप में आर्टेमिस में शामिल हुआ था। भू राजनीतिक चिंताएं भी है। इस समझौते से एक अनूठे समूह के रूप में उभरा है। इसे तेजी से एक अमेरिकी नेतृत्व वाले खेमे के रूप में देखा जा रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण अलौकिक संसाधनों के लिए अपने स्वयं के नियम लिखना चाहता है। सूक्ष्म रूप से अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को दरकिनार कर रहा है। रूस, चीन जैसे जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, उनकी अनुपस्थिति से इस बात को बल मिलता है कि अमेरिका चाह रहा है कि अमेरिका लीडर बने स्पेस में और बाकी सबको भी वो अपने साथ जोड़ करके ले जाए।
चीन और रूस इसमें साइड किनारे हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा कि कल को आप सुनेंगे कि चीन और रूस भी इसमें साझेदार हो गया है ना। तो ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। भारत के लिए इसमें शामिल होना क्यों तर्कसंगत है। स्पेस इज़ नॉट एडवर्सिबल, मतलब कि अभी भी अंतरिक्ष जो है शत्रुतापूर्ण नहीं है। नो सप्लाई चेन डोमिनेशन, सप्लाई चेन पर कोई एकाधिकार नहीं है। रणनीतिक स्वायत्ता बरकरार रखना है, इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तकनीक में लंबी छलांग लग सकती है। नासा और इसरो के जब आप अपने से किसी इस सेम फील्ड में आप अपने से किसी अधिक एक्सपीरियंस, अधिक पढ़े लिखे लोग से मिलते हैं तो क्या होता है, उनसे मिलना, बातचीत करना, क्या होता है, आपके नॉलेज गेन होता है, समझ बढ़ती है चीज़ों को लेकर के। तो इसी प्रकार से हमारे नासा और इसरो के साथ भी होगा। दोनों एक ही फील्ड के हैं। नासा के पास थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा है, डीप स्पेस रिसर्च में उनके अनुभव बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास भी अपने अनुभव हैं। तो दोनों अनुभव जब साझा करेंगे तो बेहतर ही होगा दोनों के लिए। वित्तीय और इकोसिस्टम बाधाएं हैं, इसके कारण से भी ये सही रहेगा। इसरो के लिए सावधानियां, अमेरिका के साथ सहयोग करते हुए इसरो को यह सुनिश्चित करना चाहिए उसके अपने लक्ष्य और उद्देश्य पूरे होते रहें। इसरो को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक निर्भरता की सीमा तक न बंध जाए। यह समझौता इंटरऑपरेबल प्रणालियों पर जोर देता है। वर्तमान में इसरो के लिए कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वह अभी इन प्रणालियों को विकसित करना शुरू ही कर रहा है। इस तरह से इसको ज़रूर याद रखिएगा, इतना डिटेल मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट टॉपिक है कल जो हमने छोड़ दिया था, गवर्नमेंट टू लॉन्च रिफॉर्म उत्सव। रिफॉर्म उत्सव क्यों भाई, मोदी जी चाह रहे हैं कि सारे जेन जी जो है ना ये उनके फॉलोअर बन जाएं, और जेन जी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम बनेंगे ही नहीं। तो अलग अलग चीज़ें सरकारें कर रही है। मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार हर स्तर पर चाह रही कि युवाओं से जुड़ा जाए, युवाओं को अपनी ओर किया जाए, उनसे किसी प्रकार से अपनी तरफ लाया जाए, उनसे कनेक्ट किया जाए। सरकार और युवाओं के बीच में गैप कभी भी बेहतर नहीं होता है, किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता है। सरकार द्वारा रिफॉर्म उत्सव शुरू करने की योजना। केंद्र सरकार रिफॉर्म उत्सव नामक 3 महीने का अभियान शुरू करने की योजना बना रही। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका यही नाम है। इस पहल के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू होने की उम्मीद है। अभियान के 2 मुख्य उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से सुधारों को संस्थागत बनाना और एक उत्तरदायी सुधार पाइपलाइन का निर्माण करना है। इसका अंतिम लक्ष्य नागरिकों की आवाज़ को सुझाव के रूप में प्राप्त करना, इसे कार्रवाई योग्य सुधार में बदलना और इसे लागू करना या प्रतिबद्ध रोड मैप को आगे बढ़ाना। मतलब कि लोगों से सजेशन लेना, सजेशन लिया है तो उस पर कार्य भी करना, और कार्य करने के साथ साथ नहीं कार्य अगर हो पा रहा है तो उस दृष्टिकोण को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस आइडिया को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इस पर तो कम से कम ज़रूर ही काम करना। पहल की पृष्ठभूमि। इस पहल का विचार नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण अंततः शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। अभियान के 3 स्तर होंगे। जन मंथन और खोज अभियान, ये 2 अक्टूबर शुरू होगा, 1 महीने तक चलेगा। नागरिक एक पोर्टल पर अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। इस अवधि के दौरान जनसभाओं, वेबिनार सहित कई आउटरीच कार्यक्रम होंगे और लोगों को बोला जाएगा सब लोग आओ, दिन भर जो चाय की दुकान पर बकैती करते रहते हो यहाँ पर आकर के सुझाव दो, फिर हम देखते हैं आपके अंदर कितना सुझाव देने की एबिलिटी है। मतलब सरकार सुझाव मांगेगी पहले महीने में। दूसरे में उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके दौरान त्वरित जीत वाले सुधारों की पहचान की जाएगी, क्विक विन वाले। संरचनात्मक सुधारों के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। तीसरा होगा समाधान और संकल्प सिद्धि। अंतिम स्तर में एक समन्वय समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिसके माध्यम से सरकार जो है उस दिशा में काम करेगी। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो तो यहीं पर एंड होगा, क्योंकि अगला टॉपिक बहुत बड़ा है और आज थोड़ा सा समय का भी अभाव है मेरे पास, तो बाकी इसके आगे का वीडियो में कल हम लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।